चलिए, आज आपको उत्तराखंड की उन पहाड़ियों में ले चलते हैं जहां एक बहुत ही अनोखी संस्कृति बसती है। और इस संस्कृति को सदियों से सहेज कर रखा है वहां की महिलाओं ने। आज हम जौनसारी जनजाति की महिलाओं की इसी दुनिया को थोड़ा करीब से जानेंगे और देखेंगे कि आखिर वो अपनी इस विरासत की संरक्षक कैसे हैं। और देखिए, ये जो बात है ना, यही इस पूरी कहानी का सार है। जौनसारी महिलाएं सिर्फ संस्कृति का एक हिस्सा नहीं है, वो इसकी वाहक हैं। मतलब वो इस परंपरा को लेकर आगे बढ़ती हैं और यही चीज उन्हें बहुत खास बनाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक ऐसे समाज में जो थोड़ा विरोधाभासों से भरा हुआ है, इन महिलाओं की असली जगह क्या है? एक तरफ तो वो संस्कृति की रक्षक हैं, पर क्या उनके पास सच में कोई शक्ति भी है? चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, इस कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। इसके 4 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम इन लोगों और उनकी जमीन को जानेंगे, फिर उनकी परंपराओं के ताने बाने को समझेंगे, उनके जीवन के लय को महसूस करेंगे और आखिर में जानेंगे कि समाज में महिलाओं का क्या स्थान है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं और मिलते हैं हिमालय की गोद में बसे जौनसारी समुदाय से। जानते हैं कि ये लोग कौन हैं और कैसे इनकी जमीन ही इनकी कहानी कहती है। देखिए, उत्तराखंड का मतलब सिर्फ खूबसूरत पहाड़ और नदियां नहीं हैं, ये तो संस्कृतियों का एक गुलदस्ता है। यहाँ पर 5 प्रमुख जनजातीय समुदाय रहते हैं और हर किसी की अपनी एक अलग, एक अनूठी पहचान है। और इन 5 में से जौनसारी समुदाय आबादी के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है। इसका मतलब साफ है कि उनकी संस्कृति और उनकी परंपराएं इस पूरे इलाके की पहचान का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। जरा सोचिए, देहरादून की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर हिमालय के शांत पहाड़ों में बसे हुए गांव, यहीं पर जौनसारी लोग सदियों से रह रहे हैं, प्रकृति के साथ एकदम तालमेल बिठाकर। और यही माहौल उनकी जीवन शैली को बनाता है। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है। ये तो इतिहास और पौराणिक कथाओं से भी बहुत गहराई से जुड़ी है। ये लोग खुद को महाभारत के पांडवों का वंशज मानते हैं और ये विश्वास, आप देखिए, उनकी हर परंपरा को एक बहुत ही खास मतलब देता है। तो ये तो हुई उनकी पहचान की बात, पर सवाल ये है कि उनकी ये संस्कृति दिखती कैसी है। मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो परंपराएं जिन्हें जौनसारी महिलाएं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिंदा रखती हैं। सबसे पहले तो नज़र जाती है उनकी पोशाक पर। ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं, ये उनकी पहचान का एक ऐलान है। गहरे लाल और काले रंग का घेरदार घाघरा, ऊपर झग्गा और सबसे खास सिर पर पहना जाने वाला वो खूबसूरत कढ़ाई वाला ढांटू, ये सब मिलकर उनकी सांस्कृतिक कहानी बयां करते हैं। और फिर आते हैं उनके गहने। क्या कहना, नाक में पहना जाने वाला बुलक हो या गले का वो भारी भरकम खगैली, ये सिर्फ चांदी के टुकड़े नहीं हैं, ये तो विरासत की वो कहानियां हैं जो एक माँ अपनी बेटी को सौंपती है और बस इसी तरह ये परंपरा आगे बढ़ती रहती है। अच्छा, अब बात करते हैं खाने की। उनके खाने में ना पहाड़ों की सादगी और समुदाय का स्वाद दोनों घुले होते हैं। चाहे वो मक्का और जौ की रोटी हो या फिर गर्भवती महिलाओं के लिए बनने वाला खास पौष्टिक खिड़ा, हर व्यंजन उनकी जिंदगी का एक किस्सा सुनाता है। और शादी में घी चीनी से स्वागत, ये उनके मीठे स्वभाव और मेहमान नवाजी का प्रतीक है। लेकिन संस्कृति सिर्फ वो नहीं होती जो दिखती है, वो तो महसूस भी की जाती है ना? उनके त्योहारों के संगीत में, उनके नाच की ऊर्जा में। चलिए अब उनके जीवन की इसी धुन को, इसी लय को महसूस करते हैं। जौनसारी लोगों का पूरा साल ही जैसे त्योहारों से सजा होता है। वसंत की शुरुआत होती है बिस्सू से, फिर मॉनसून में गोगाड़ का उत्सव मनता है, और जब बाकी दुनिया दिवाली मना चुकी होती है, तब 1 महीने बाद ये अपनी खास दियाई मनाते हैं। हर त्योहार समुदाय को एक साथ ले आता है। और इन सब में जो सबसे खास है वो है पांडव नृत्य। भाई ये कोई आम नाच गाना नहीं है, ये एक तरह से जीवंत इतिहास है। जब गांव के लोग पांडवों का रूप धरकर नाचते हैं तो ऐसा लगता है मानो महाभारत की कहानियां उनकी आंखों के सामने फिर से जिंदा हो गई हों। और इन सभी त्योहारों और नृत्यों के केंद्र में कौन है? वही महिलाएं। उनके गीतों के बिना कोई त्योहार पूरा नहीं होता, उनकी भागीदारी के बिना कोई रस्म पूरी नहीं होती। तो एक बार फिर ये बात साबित होती है कि वही इस संस्कृति की असली आत्मा है। तो चलिए अब वापस आते हैं हमारे उसी बड़े सवाल पर जिससे हमने ये बातचीत शुरू की थी।
अगर महिलाएं संस्कृति की संरक्षक हैं, तो फिर समाज में उनकी असली हैसियत क्या है? आइए इस विरोधाभास को थोड़ा समझते हैं। अब देखिए, विरोधाभास का एक पहलू तो बिल्कुल साफ है। ये एक पितृसत्तात्मक समाज है, मतलब कागज पर और औपचारिक तौर पर सारे बड़े फैसले और अधिकार पुरुषों के पास ही होते हैं। अब असल जिंदगी में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि गांव की पंचायत हो या परिवार के बड़े फैसले, उनमें महिलाओं की आवाज को शामिल नहीं किया जाता। यहां तक कि अगर कोई मुद्दा सीधे तौर पर उन्हीं से जुड़ा हो, तब भी फैसला पुरुष ही लेते हैं। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन है। यहीं पर तो पूरा मामला दिलचस्प हो जाता है। जहां एक तरफ औपचारिक शक्ति नहीं है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें कुछ ऐसी सामाजिक आज़ादियां मिली हुई हैं जो कई दूसरे समाजों में सोची भी नहीं जा सकती। यहां घूंघट या पर्दे का कोई रिवाज नहीं है, और अगर कोई महिला अपनी शादी में खुश नहीं है तो उसके लिए उस रिश्ते से बाहर निकलना काफी आसान और सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। तो इस पूरे विरोधाभास का राज एक महिला के दो अलग अलग किरदारों में छिपा है। जब वो एक बेटी होती है, जिसे ध्यान कहते हैं, तो उसे अपने मायके में हर तरह की आज़ादी मिलती है, और जब वो एक पत्नी यानी रैण बनकर ससुराल जाती है, तो उसे वहां पूरा सम्मान मिलता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भले ही कागजी शक्ति उनके पास ना हो, पर जो असली शक्ति है, घर चलाने से लेकर खेतों में काम करने तक, और सबसे बढ़कर अपनी संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखने तक, वो उन्हीं के हाथों में है। वो इस समाज की असली रीढ़ हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जो लिखी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आज की इस बदलती दुनिया में इन परंपराओं का भविष्य क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, संस्कृति की ये संरक्षक, ये जौनसारी महिलाएं अपनी इस विरासत को आने वाले कल में कैसे आकार देंगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचना जरूरी है।